हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है बेटा ऑनलाइन क्लासेज में। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं और 12th में जो हमारा लेसन चल रहा है वो सेकंड लेसन चल रहा है और लेसन का नाम है बेटा शक्ति, सत्ता और वैधता। क्या नाम है? शक्ति, सत्ता और वैधता। वैधता, ये तीन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा। शक्ति के बारे में हमने बात की थी कि शक्ति की जो अवधारणा है वो राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा रही है। और शक्ति के बारे में जैसा कि आप सभी को पता है, हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक होगा नेक्स्ट वो होगा सत्ता। सत्ता समझ रहे हैं ना? सत्ता के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, शक्ति को यहां कहा जा रहा है पावर। सत्ता का मतलब होता है अथॉरिटी, ठीक है ना? और वैधता लेजिटमेसी, ठीक है बेटा? ये हम वैधता के बारे में पढ़ेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सत्ता। और बेटा सत्ता क्या है? तो देखिए, सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था, आदेश, ध्यान देना सत्ता क्या है। तो देखिए, सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था, नियम, अर्थ लिख देता हूं यहां। सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था, नियम, ध्यान देना, सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था, नियम या आदेश का ऐसा गुण है, या आदेश का ऐसा गुण है या आदेश का ऐसा गुण है जिसके कारण उसे सही मानकर, जिसके कारण उसे सही मानकर स्वेच्छा से, स्वेच्छा का अर्थ क्या होगा यहां? स्वेच्छा का अर्थ होता है स्वयं की इच्छा, कि मेरी इच्छा से यह कार्य होगा। स्वेच्छा से उसके निर्देशों का पालन किया जाता है। स्वेच्छा से उसके निर्देशों का पालन किया जाता है। किसका पालन किया जाता है? किसी के आदेश, ठीक है ना? अब वो आदेश किसका हो? पालन किया जाता है। तो देखिए बेटा, सत्ता, तो सत्ता में क्या किया जाता है? किसी व्यक्ति, ठीक है ना? व्यक्ति कौन होगा? जो आपसे पद में, आपसे प्रतिष्ठा में, आपसे, आपके व्यवहार में जो व्यक्ति बड़ा होगा, आप उसी का तो आदेश मानोगे। भाई मान लीजिए कि हम हमारे घर में पिताजी का आदेश मान रहे हैं, कोचिंग्स में हम टीचर्स का आदेश मान रहे हैं। तो वो क्यों मान रहे हैं? क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं। तो सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था, नियम या आदेश का ऐसा गुण है, ध्यान देना, सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था, नियम या आदेश का ऐसा गुण है जिसके कारण उसे सही मानकर, जिसके कारण उसे सही मानकर स्वेच्छा से उसके निर्देशों का पालन करवाया जाता है। किसके निर्देशों का पालन करवाया जाता है? जो व्यक्ति एक व्यक्ति को आदेश देता है। जैसे हमने संविधान में पढ़ा था, ठीक है ना, कि किसी व्यक्ति को आदेश देना, परम आदेश, ठीक है ना? हाई कोर्ट को आदेश मिलता है किससे? सुप्रीम कोर्ट से। किससे मिलता है बेटा? सुप्रीम कोर्ट से मिलता है। अब ये जो सत्ता है किन दो से मिलकर बनी है? तो ये जो सत्ता है ना, ये बेटा शक्ति प्लस वैधता, शक्ति और वैधता जब आपस में मिल जाती है तो क्या बन जाती है? सत्ता बन जाती है। क्या बन जाती है बेटा? सत्ता बन जाती है। एक बार सभी स्टूडेंट्स इस अर्थ को उतार लेंगे। और प्राचीन और मध्यकाल में, देखिए, प्राचीन और मध्यकाल में किसकी अवधारणा रही है? शक्ति की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राचीन और मध्यकाल में किसकी अवधारणा रही है? शक्ति की।
तो सीधी सी बात है, प्राचीन और मध्यकाल में शक्ति की अवधारणा रही है। तो आधुनिक काल में किसकी अवधारणा रहेगी? तो आधुनिक काल में सत्ता की अवधारणा प्रमुख है। किसकी अवधारणा प्रमुख है? सत्ता की अवधारणा को प्रमुख माना गया है कि प्राचीन काल में, मध्यकाल में शक्ति की अवधारणा की प्रधानता रही है, उसी प्रकार आधुनिक काल में सत्ता की अवधारणा की प्रमुखता रही है, प्रधानता रही है। इस प्रकार शक्ति के साथ वेदता जुड़ जाती है, और जब यह आपस में दोनों जुड़ जाती है तो बेटा वो क्या कहलाती है? सत्ता कहलाती है। और वेद शक्ति ही सत्ता कहलाती है। जो भी वेद का मतलब होता है कानूनी, तो कानूनी जो शक्ति होती है वही क्या कहलाती है? कानूनी शक्ति ही सत्ता कहलाती है बेटा। क्या कहलाती है? कानूनी शक्ति ही सत्ता कहलाती है। ध्यान रहेगा आप लोगों को, दोबारा से सुन लेना कि प्राचीन और मध्यकाल में शक्ति की अवधारणा प्रमुख रही है, इसी के साथ साथ आधुनिक काल में सत्ता की अवधारणा प्रमुख रही है। और जब शक्ति और वेदता जुड़ जाती है आपस में जब इस प्रकार शक्ति के साथ जब वेदता जुड़ जाती है तो वह क्या कहलाती है? सत्ता कहलाती है। और जो वेद शक्ति होती है, कानूनी जो शक्तियां होती है, जो शासन पर आधारित होती है, कि मान लीजिए प्रधानमंत्री के पास सारी की सारी सत्ता है, पूरा पावर उसी के हाथ पे है, उन्हीं के हाथों में, तो वो क्या, उनके हाथों में कौन सी शक्ति है? कानूनी शक्ति है। कैसी शक्ति है? कानूनी शक्ति है। तो ध्यान रखना कि वेद शक्ति ही क्या कहलाती है? सत्ता कहलाती है। कुछ विद्वानों ने सत्ता की परिभाषा भी दी है। अब जो विद्वान है, जो परिभाषा दी है, तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमारे पहली इकाई में जो 4 लेसन है, इनमें कुछ विद्वानों के नाम आएंगे, और इन जो विद्वानों के नाम आ रहे हैं बेटा, ये नाम हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ये नाम हम कब पढ़ चुके हैं? 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। और 11th क्लास में हम शक्ति के बारे में, सत्ता के बारे में, या इनके वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इससे हमें फायदा ही हो रहा है, इससे हमें फायदा हो रहा है। अब कुछ विद्वानों ने सत्ता की परिभाषा दी है। अब सत्ता की कौन कौन सी परिभाषा दी है? तो विद्वानों में, ये सभी नोट कर लेना आप, जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, नोट्स उपलब्ध आपको करवाई दिए गए हैं, ठीक है ना। और जो स्टूडेंट्स, किसी को ये लग रहा है कि मेरे पास नोट्स नहीं आए, तो आप मेरे से पर्सनल संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। सत्ता की हम यहाँ बात कर रहे हैं बेटा। किसकी बात कर रहे हैं? सत्ता की बात कर रहे हैं। अथॉरिटी जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अथॉरिटी कहा जाता है। तो देखिए बेटा, कुछ जो विद्वान है उनमें पहला नाम आता है बायस्टेड का। बायस्टेड का, ठीक है ना। कई जगह बियर स्टेड भी लिखा हुआ होता है, तो बायस्टेड, बियर स्टेड, कोई भी आप नाम लिख सकते हो, क्योंकि वो एग्जामिनर नाम लिख के भेजेगा कि बायस्टेड ने सत्ता के बारे में क्या परिभाषा दी है। तो सत्ता शक्ति के प्रयोग का, सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक, ध्यान देना, सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। ये किसने कहा है? बायस्टेड ने कहा है कि संस्थात्मक अधिकार किसका है? शक्ति के प्रयोग का। उसके बाद प्रमुख जो परिभाषा अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, ये आप याद कर लेना। बायस्टेड की परिभाषा ये कहता है कि सत्ता शक्ति के प्रयोग या प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। ये आप ध्यान से समझ लेना। एक और परिभाषा है, अब वो परिभाषा किसने दी है आपको ये बता देता हूं मैं। और वो परिभाषा अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती है कि हेनरी फेयोल के अनुसार सत्ता की क्या परिभाषा है। तो हेनरी फेयोल कहता है कि सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। क्या कहता है हेनरी फेयोल? कि सत्ता आदेश देने का अधिकार है और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। शब्दों पर ध्यान देना, आदेश देने का अधिकार, और उसी आदेश के अधिकार को क्या करवाता है? वो आदेश पालन करवाने की शक्ति,
ठीक है ना। तो हेनरी फ्योल ने भी एक परिभाषा दी है, और जो परिभाषा दी है इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो आप यहाँ उसको। और वो जो परिभाषा है वो हेनरी फ्योल की परिभाषा है। तो हेनरी फ्योल ने परिभाषा दी है कि सत्ता आदेश देने का अधिकार। सत्ता क्या है? सत्ता आदेश देने का अधिकार है। सत्ता क्या है बेटा? आदेश देने का अधिकार है, और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। तो सत्ता तो क्या है? आदेश देने का अधिकार। सत्ता क्या है? आदेश देने का अधिकार। और शक्ति क्या है? शक्ति है आदेश का पालन करवाना। शक्ति क्या है? आदेश का पालन करवाना। जैसे मान लीजिए कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया व्यक्ति को, ठीक है, पुलिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस के पास क्या है? कानूनी शक्ति है। फिर भी पुलिस किसका प्रयोग करती है? बल का प्रयोग करती है। टॉर्चर करते हैं ना, तो पुलिस किसका प्रयोग कर रही है? बल का प्रयोग कर रही है। तो बल का प्रयोग वैधानिक नहीं है। कानूनी आपके हाथों में शक्ति है तो आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। तो हेनरी फ्योल की जो परिभाषा है ये आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। दोबारा से देख लेना क्या कह रहा है कि हेनरी फ्योल, और पूछता है कि हेनरी फ्योल के अनुसार सत्ता की क्या परिभाषा है, या सत्ता की परिभाषा किसने दी है? हेनरी फ्योल ने। क्या दी है? कि सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके बाद सत्ता में हम पढ़ेंगे सत्ता पालन के अधिकार, कि सत्ता पालन के अधिकार कौन कौन से हैं। ये परिभाषा लिख लेना, आप नोट कर लेना। अब देखिए सत्ता पालन के अधिकार। तो प्यारे बच्चों, सत्ता पालन के जो आधार है वो हमारे द्वारा सत्ता के या सत्ता का पालन करने का प्रमुख आधार है। तो सत्ता पालन के आधार, सत्ता पालन के आधार, देखिए बेटा, तो सत्ता पालन का जो आधार है वो हमारे द्वारा, किसके द्वारा? हमारे द्वारा सत्ता का पालन करने का अधिकार है। सत्ता के पालन करने का अधिकार है। और जब व्यक्ति सत्ता के आदेशों का पालन करता है तो बेटा उसमें शक्ति की आवश्यकता नहीं होती, वह व्यक्ति शासन के अनुरूप कार्य करता है। तो देखिए पहला है विश्वास। तो विश्वास है सत्ता पालन का पहला अधिकार। क्या है? आधार क्या है? विश्वास। एक रूपता। क्या है बेटा? एक रूपता। पहला है विश्वास, दूसरा है एक रूपता। और विश्वास एक होकर कौन कर रहे हैं? जनता कर रही है, जनता के हित में कर रही है, ठीक है ना। और चौथा क्या होता है बेटा? दबाव। दबाव में भी सत्ता के पालन का आधार किया जाता है। दबाव में भी क्या किया जाता है बेटा? सत्ता के पालन का आधार किया जाता है। आपसे पूछेगा कि सत्ता पालन के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं। तो सत्ता पालन के जो प्रमुख आधार है वो कौन कौन से हैं? क्वेश्चन पूछेगा सत्ता पालन के आधार बताइए, तो विश्वास, एक रूपता, लोकहित या जनता का हित, और दबाव। ये चार प्रमुख आधार हैं सत्ता के। और इन चार प्रमुख आधारों को बेटा हमको ध्यान से याद रखना है, ठीक है ना। तो सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था या नियम, आदेश का ऐसा गुण है, ठीक है बेटा, जिसके कारण सही मानकर स्वेच्छा से उसके निर्देशों का पालन किया जाता है। सत्ता पालन के जो अधिकार है, सत्ता पालन का सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है विश्वास। क्या है? विश्वास। अविश्वास किसका है? अधीनस्थों का सत्ताधारी के प्रति विश्वास। जो अधीनस्थ होते हैं, जो किसी के अधीन रहकर कार्य करते हैं, उनका सत्ताधारी के प्रति क्या होता है बेटा? विश्वास होता है कि ये हमारे साथ कभी गलत नहीं करेगा। यह विश्वास जितना गहरा होगा, सत्ताधारी के आदेशों का पालन उतनी ही सरलता से होगा। आप किसी व्यक्ति के साथ विश्वासघात करोगे तो दोबारा से हम उसके साथ अच्छा कार्य थोड़ी करेंगे, नहीं करेंगे। तो सत्ता का जो विश्वास है जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा बेटा क्या होगा? रेस्पॉन्स मिलेगा। क्या मिलेगा? रेस्पॉन्स मिलेगा। दूसरा शब्द आता है एक रूपता। तो वैचारिक एक रूपता स्वतः ही आज्ञा पालन की शक्ति है। तो जो विचार है
अधीनस्थों के या सत्ता के जो संस्थागत नियम है उनके जो विचार हैं वो एक रूप होने चाहिए। सभी के कैसे होने चाहिए? एक रूप होने चाहिए। तो वैचारिक एक रूपता ही आज्ञा पालन की स्थिति उत्पन्न करती है। इसी कारण राजनीतिक जो व्यवस्थाएं हैं वो विचारधाराओं का सहारा लेती है। कौन सी विचारधाराओं का सहारा लेती है? जो प्राचीन काल में, मध्य काल में जो विचारधाराएं प्रचलित हुई थी। लोकहित कि हम राज्य के कानूनों का पालन केवल दंड के हिसाब से नहीं करते। हम राज्य के कानूनों का पालन केवल दंड की शक्ति के दबाव में नहीं, अपितु इसलिए करते हैं कि लोकहित को बढ़ावा मिले। जैसे यातायात के नियमों की पालना करना। आप स्वयं अच्छा कार्य करेंगे तो आपके साथ दूसरा व्यक्ति भी अच्छा कार्य करेगा। कहते हैं ना कि हम अच्छे तो दुनिया अच्छी। तो बेटा, तो हम यातायात के नियमों का पालन कर रहे हैं तो जनता के हित के लिए तो कर रहे हैं। जनता हमें देखे, मान लीजिए आप बाइक चला रहे हो, हेलमेट लगा के चला रहे हो, दूसरा व्यक्ति देखेगा, उसके ऊपर आपका प्रभाव पड़ेगा जनता के ऊपर कि वो हेलमेट लगा के चला रहा है तो हम भी हेलमेट लगा के चलाएं, यातायात के नियमों का पालन करें। तो दंड के स्वरूप कर रहे हैं क्या? नहीं बेटा, हम हमारी स्वयं की सुरक्षा के लिए यह कार्य कर रहे हैं। दबाव कि अनेक बार दबाव एवं शक्ति पालन के लिए, अनेक बार दबाव एवं शक्ति का भी सत्ता पालन के लिए प्रयोग करना होता है और शक्ति के द्वारा सत्ता का पालन करवाया जाता है दबाव के रूप में। ये सत्ता पालन के अधिकार होते हैं। और फिर उसके बाद आता है जो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है सत्ता के रूप। कौन सा आता है? सत्ता के रूप। तो जो सत्ता के रूप हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखिए प्यारे बच्चों, सत्ता के रूप, ये ध्यान रखना, सत्ता पालन के अधिकार, विश्वास, एक रूपता, लोकहित और दबाव। अब देखिए बेटा, सत्ता के रूप, तो सत्ता की जो अवधारणा दी है सर्वप्रथम वो मैक्स वेबर ने दी है। किसने दी है? मैक्स वेबर ने। और मैक्स वेबर ने किसका गठन किया है? नौकरशाही का। किसका गठन किया है बेटा? नौकरशाही का, जिसे इंग्लिश में ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। तो सत्ता के रूपों का जो पालन किया जाता है वो सर्वप्रथम सत्ता के रूपों का जो पालन किया था किसने किया था? मैक्स वेबर ने किया था। और मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 रूप बताए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाता है सत्ता से कि मैक्स वेबर ने सत्ता के कितने रूप बताए हैं। तो बताइए, मैक्स वेबर ने सत्ता के कितने रूप बताए हैं? तो बच्चों, मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 रूप बताए हैं। कितने रूप बताए? 3 रूप बताए हैं। पहली जो सत्ता के रूप, सत्ता के हैं 3 रूप। ठीक है ना, ये ध्यान रखना कि अवधारणा मैक्स वेबर ने दी थी। नौकरशाही का गठन किया था जिसे इंग्लिश में ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। सत्ता के कितने रूप बताए? 3। वो किसने बताए? मैक्स वेबर ने। नाम याद रखना, आप लोग नाम याद रखना है कि मैक्स वेबर ने सत्ता के कितने रूप बताए हैं। तो मैक्स वेबर ने सत्ता के कितने रूप बताए हैं? 3 रूप बताए हैं। कितने? 3। पहला है परंपरागत सत्ता। पहला है परंपरागत सत्ता। दूसरा जो सत्ता है वो है करिश्माई सत्ता। करिश्माई की जगह चमत्कारी सत्ता भी लिख सकता है वो। तीसरा है तर्क संगत सत्ता। कौन सी सत्ता है? तर्क संगत सत्ता। तो सत्ता के कितने रूप बताए हैं? 3 रूप बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं सत्ता के 3 रूप? पहला जो रूप है वो है परंपरागत सत्ता। ठीक है ना। और सत्ता के बिना सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। कि सत्ता के बिना सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। लास्ट टॉपिक चल रहा है सत्ता के रूप, परंपरागत सत्ता। तो देखिए, इस सत्ता का आधार परंपरा का इतिहास होता है कि कई जगह जो सत्ता चली आती है वो परंपरा के अनुरूप चली आती है। ठीक है ना, कि अगर पिता राजा है तो राजा पिता है तो बेटा भी क्या होगा? राजा होगा। तो इस सत्ता का आधार परंपरा है और परंपरा का इतिहास होता है। इसमें तर्क एवं बुद्धि संगत सत्ता का अभाव रहता है। घर में वृद्ध जनों की सत्ता परंपरागत सत्ता का
उदाहरण है। अर्थात राजा का बेटा राजा बनेगा। कौन बनेगा? राजा का बेटा राजा बनेगा। ये परंपरागत सत्ता का उदाहरण है बेटा। किसका उदाहरण है? परंपरागत सत्ता का उदाहरण है। उसके बाद दूसरी जो सत्ता आती है वो आती है करिश्माई सत्ता। यह सत्ता किसी के व्यक्तिगत गुणों और चमत्कारिता पर आधारित होती है। कि मान लीजिए बाबा बालक नाथ का नाम हमने अलवर जिले में पहली बार सुना और वो सत्ता में आ गए, चुनाव जीत गए, तो ये क्या हुआ? चमत्कार हुआ, व्यक्तिगत गुण हुए, ठीक है ना। तो ये चमत्कार हुआ कि जो व्यक्ति जिसे हम जानते नहीं और वो अचानक से सत्ता में आ गया, तो ये क्या हुआ? चमत्कार हुआ। तो चमत्कारिक जो सत्ता होती है, करिश्माई जो सत्ता होती है, उसमें व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों पर आधारित सत्ता का पालन किया जाता है। और यह सत्ता किसी के व्यक्तिगत गुणों और करिश्मा पर आधारित होती है कि ये तो कुदरत का करिश्मा है, कि ये तो होना ही था। अगला टॉपिक है तर्क संगत सत्ता। इसका आधार पद होता है। कानूनी तर्क संगत सत्ता का आधार कानूनी तर्क संगत सत्ता। यहां कानूनी भी लिख सकते हो आप। इसका आधार क्या होता है? इसका आधार होता है पद। पद किसी का भी हो सकता है बेटा, सरकारी सेवा का हो सकता है, राजनीतिक सेवा का हो सकता है, सामाजिक सेवा का हो सकता है। इसका आधार पद होता है और व्यक्तिगत नहीं होता। उस पद में कानूनन जो सत्ता निहित है, उस पद को प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस सत्ता का प्रयोग करता है। जैसे कलेक्टर की सत्ता, प्रधानमंत्री की सत्ता, मुख्यमंत्री की सत्ता, सोशल वर्कर की सत्ता। तो ये सब पद, कानूनी तर्कसंगत का अर्थ होता है पद, और यह व्यक्तिगत नहीं होता। इसमें पद कैसा भी हो सकता है, कलेक्टर का भी हो सकता है या प्रधानमंत्री का भी हो सकता है। और जैसा कि मैं बता रहा हूं कि सत्ता के बिना, कि अगर किसी राज्य में शासन नहीं है, सरकार नहीं है, तो वह सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि गाइडेंस करने वाला जो व्यक्ति होता है वो ही अच्छे से गाइडेंस करता है। ये भी आपको याद रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये हमारा सत्ता का टॉपिक भी क्लियर होता है। किसी को कोई समस्या? शाबाश, आगे बढ़े। देखिए अब जो आगे बढ़ रहे हैं वो है वैधता। क्या है? वैधता। सॉरी, शक्ति और सत्ता के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब जो हम अध्ययन करने जाएंगे वो करेंगे वैधता का। किसका अध्ययन करेंगे बेटा? वैधता का अध्ययन करेंगे। देखिए बेटा, वैधता, वैधता, ठीक है ना, इंग्लिश में लेजिटिमेसी कहा जाता है। और वैधता का अर्थ होता है वैधानिक। वैधता का क्या अर्थ होता है? वैधानिक। और वैधानिक का मतलब क्या होता है? अरे बताइए, कई बार बता चुका हूं। वैधानिक का मतलब होता है कानूनी, क्योंकि लॉ मीन्स विधि, और विधि के अनुसार क्या चलता है भारत में? कानून चलता है। किसके अनुसार चलता है? लॉ के माध्यम से, ठीक है ना। लॉ बेयर एक संविधान, ठीक है। आगे देखिए, तो वैधता, जिसे औचित्य पूर्णता भी कहा जाता है, दूसरा नाम वैधता या औचित्य पूर्णता। वैधता या औचित्य पूर्णता, तो ध्यान देना, का लंबा इतिहास रहा है। तो वैधता का, कानून का कैसा इतिहास रहा है? लंबा इतिहास रहा है। तो वैधता या औचित्य पूर्णता का लंबा इतिहास रहा है बेटा, ठीक है ना। जिसका अर्थ उस सहमति से है जो लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था को दी जाती है। जिसका अर्थ उस सहमति से है, उस सहमति से है जो लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था को दी जाती है। राजनीतिक व्यवस्था को दी जाती है। क्लियर? कि वैधता या औचित्य पूर्णता का लंबा इतिहास रहा है, जिसका अर्थ उस सहमति से है जो लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था को दी जाती है या दिया जाता है। ये इसका अर्थ हो गया। वैधता
वैधता क्या है? वैधता शक्ति और सत्ता को जोड़ने वाली कड़ी है। वैधता क्या है? शक्ति और सत्ता को जोड़ने वाली कड़ी है। तो शक्ति को सत्ता से कौन जोड़ती है? वैधता। शक्ति को सत्ता से जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है बेटा? वैधता। और वैधता के आधार पर ही लोगों के हृदय पर लोकतंत्र का प्रधान लक्षण होता है। किसके आधार पर? वैधता के आधार पर ही। पूछेगा वैधता के आधार पर लोगों के हृदय पर किसका लक्षण होता है? लोकतंत्र का प्रधान लक्षण होता है। वैधता को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख तत्व हैं, वैधता को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख तत्व हैं, कौन कौन से हैं? लोकतंत्रीय तत्वों का उदय। किसका उदय बेटा? लोकतंत्रीय तत्वों का उदय। ठीक है ना? आगे देखिए, लोकतंत्रीय तत्वों का उदय। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यह पूछा जाता है कि वैधता को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व है। पहला है लोकतंत्रीय तत्वों का उदय, दूसरा है परंपरागत संस्थाएं व समूह। कौन कौन सी संस्थाएं? परंपरागत संस्थाएं व समूह। तीसरा है नवीन समूह में राजनीति में प्रवेश किया जाता है, कि जब कोई व्यक्ति नवीन समय में नया नया कोई समूह बनाए और उसी समय राजनीति में प्रवेश करता है तो वह व्यक्ति अच्छे अच्छे कार्य करता है जिससे समाज को फायदा हो। चौथा जो पॉइंट है, राजनीतिक व्यवस्थाओं से अत्यधिक आकांक्षाएं। ठीक है, वैधता प्राप्ति के साधन पूछता है तो वैधता प्राप्ति के 2 साधन बताए गए हैं कि वैधता प्राप्ति के कितने साधन बताए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, वैधता प्राप्ति के 2 साधन बताए गए हैं। पहला जो है मतदान है, कि वैधता किसके द्वारा प्रदान की जा सकती है? मतदान। और मतदान कौन करेगी? जनता जनार्दन करेगी। तो मतदान और जनमत वैधता प्राप्ति के 2 साधन हैं। ठीक है बेटा, वैधता प्राप्ति के 2 साधन कौन कौन से हैं? मतदान और जनमत है। ठीक है, फिर ये पूछता है कि मैकाइवर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? द वेव ऑफ गवर्नमेंट। द वेव ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक किसकी है? मैकाइवर की है। किसकी है बेटा? मैकाइवर की। तो मैकाइवर की पुस्तक का नाम है द वेव ऑफ गवर्नमेंट। याद रखना है आपको। ठीक है, कौन कब क्या और कैसे किसकी पुस्तक का नाम है? लासवेल की पुस्तक का नाम है। किसकी पुस्तक का नाम है? हेराल्ड लासवेल की पुस्तक का नाम है। ठीक है ना? राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान में परिभाषित करने वाला वैज्ञानिक कौन है? कैटलिन है। कि राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान में प्रभावित करने वाला कौन है बेटा? वैज्ञानिक कैटलिन है। और राजनीति जो विज्ञान है वो सत्ता पालन का अधिकार है और सत्ता शक्ति के प्रयोग संस्थात्मक अधिकार है। ये भी किसने कहा है? ये कहा है वायरस्टेड ने कहा है। ठीक है, ये शक्ति, सत्ता और वैधता, ये 3 टॉपिक थे आपके दूसरे लेसन में और तीनों टॉपिक्स का हम बेटा अध्ययन कर चुके हैं। तीनों टॉपिक का हमने क्या किया है? यहाँ अध्ययन किया है और अध्ययन भी बेटा अच्छे से किया है हमने यहाँ। अगर हम बात करें कि तीनों टॉपिक का हमने यहाँ अध्ययन कर लिया और तीनों टॉपिक्स का जो अध्ययन किया है वो अच्छे से किया है। इसी के साथ आपका जो दूसरा लेसन है ये भी कंप्लीट होता है। दोबारा से बता देता हूँ, राजनीति विज्ञान में 2 खंड है, खंड ए और खंड ब। खंड ब हमारा कंप्लीट हो चुका है। ए में से 2 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं आपके। ठीक है ना? खंड ए में 2 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा जो लेसन होगा वो धर्म से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा? धर्म। धर्म की मान्यता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है ना, सभी धर्मों को, इसलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है। सभी धर्मों को मानने की यहाँ स्वतंत्रता दी जाती है। तो इसी के साथ आज का यही वीडियो बेटा यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम धर्म की बातें करेंगे। सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग अभी तक कोर्स खरीद लीजिएगा, सितंबर भी जाने को है। ठीक है, और साथ ही साथ आप सारे बच्चे ध्यान देना, साथ ही साथ नोट्स जो है विद्यालय से आप प्राप्त कर सकते हैं। विद्यालय में आपको नोट्स मिल जाएंगे, पॉलिटिकल साइंस के कंप्लीट नोट्स। ज्योग्राफी के नोट्स अभी तैयार हो रहे हैं, वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, पढ़ें,
किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है कि पैनिक होने की। ठीक है, ध्यान से वीडियो को देखें और समझे बेटा। धन्यवाद बेटा।